अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग देने जा रही हूँ वो अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आईकॉम सेकेंड ईयर में भी ये टॉपिक अवेलेबल है और फोर्थ ईयर बीकॉम में पार्ट 2 में ये चैप्टर नंबर 8 में कंसाइनमेंट अकाउंट के नेम से सिलेबस में मौजूद है। ये इंतहाई अहम टॉपिक है। कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल में अंडरस्टैंडिंग दूंगी। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्टरी टॉपिक कंप्लीट कवर अप करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ अकाउंट कंसाइनमेंट। तो सबसे पहले तो कंसाइनमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि ये होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी लॉट को कहते हैं, स्टॉक को कहते हैं कंसाइनमेंट, जो कि सेंड की जाती है एक पार्टी जिसे आप मैन्युफैक्चरर या फिर सेलर कह सकते हो। सेलर जोन सा है वो अपने प्रोडक्ट को सेंड करता है, अपने स्टॉक को सेंड करता है, ये सेंड करता है टू इट्स एजेंट। एजेंट जिसे आप कह सकते हो कि ये कंसाइनी कहलाता है। कंसाइनमेंट में हम एजेंट को कंसाइनी बोलेंगे और जो पार्टी सेंड कर रही है अपनी प्रोडक्ट्स को उसे हम लोग कंसाइनर बोलेंगे। इसमें होता क्या है कि एक पर्सन अपनी प्रोडक्ट्स जो सी हैं, ये हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि सेंड की जा रही हैं बाय दी कंसाइनर टू कंसाइनी। कंसाइनी क्या करेगा, इन चीज़ों को रिसीव करेगा और इनको स्टोर कर लेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। फिर ये क्या करेगा, इन्हीं चीज़ों को सेल करेगा किसी भी कस्टमर को। इसमें बेसिकली क्या आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हर मैन्युफैक्चरर या हर पर्सन जो भी बिजनेसमैन है उसकी कोशिश क्या होती है कि उसकी प्रोडक्ट जो सी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। तो उस अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए या अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए वो क्या करेगा, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर अपने एजेंट्स अपॉइंट करेगा डिफरेंट एरियाज़ में। अब होता क्या है कि एक पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपनी सेल को इंक्रीज़ करे हर पॉसिबल एरिया के अंदर, यानी कि मैक्सिमम एरियाज़ को ये कवर अप करे। तो फिर ये वो जो रूट अपनाता है वो कंसाइनमेंट का रूट होता है कि वो क्या करता है, अपने एजेंट्स अपॉइंट कर लेता है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बंदा जोन सा है वो अगर गुजरात में रह रहा है और गुजरात में उसकी सेल जोन सी है वो ठीक ठाक हो रही है, लेकिन इसके साथ ही उसका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मेरी प्रोडक्ट, उस बिजनेसमैन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में फ़र्दर जाएं। जैसे वो बोलेगा जी जेहलम को भी उसने कवर करना है, उसने खारियाँ को भी कवर अप करना है। उसके बाद वो कोशिश करेगा कि इस्लामाबाद और लाहौर तक भी इसकी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो सेल आउट हो। तो अब इस एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे सिटीज़ के अंदर अपना बिज़नेस जो सा वो ओपन कर सके या अपनी आउटलेट ओपन कर सके। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अपनी आउटलेट ओपन करना या अपना बिज़नेस डिफरेंट सिटीज़ के अंदर लेके जाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, सरमाया बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि वो पर्सन जो सा है वो ये ही एक मेथड अडॉप्ट करेगा कि वो अपनी डिफरेंट सिटी एरियाज़ के अंदर अपने एजेंट्स अपॉइंट कर लेगा और कंसाइनमेंट वाला मेथड जो है इसे अडॉप्ट करेगा। अब डिफरेंट एरियाज़ के अंदर उसके जो एजेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे, स्टोर करेंगे और सेल कर देंगे ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी प्रोडक्ट का बेनिफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा या किसी भी किस्म का एक्सपेंस इनकर होगा कंसाइनमेंट पे, तो वो अल्टीमेटली किसने मीट करना या वो एक्सपेंस किसका होगा, वो हमेशा आपके कंसाइनर का एक्सपेंस होगा। यानी कि कंसाइनर ने ही उस एक्सपेंस को और उस प्रॉफिट को रिसीव करना है। एक्सपेंस भी बियर करेगा और अपने जो उनसे प्रॉफिट है उसको भी गेन सारे का सारा उसी ने करना है। अब हम लोग इसमें ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं डिफरेंट टर्म्स के बारे में कि कंसाइनमेंट में डिफरेंट टर्म्स जो सी हैं वो कौन सी यूज़ होती हैं। इसमें सबसे पहले तो आपके पास जो पर्सन आता है वो है कंसाइनर। कंसाइनर कौन सा है, जो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है।
ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपके पास कंसाइनी। कंसाइनी आप कह सकते हो एजेंट को। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कमीशन के बारे में, क्योंकि ये बात तो सबको ही पता है कि कोई भी एजेंट जोन सा है वो सिर्फ़ और सिर्फ कमीशन बेस के ऊपर काम कर रहा होता है फॉर रिसीविंग कमीशन। अब एजेंट जोन सा वो कमीशन रिसीव करेगा, ये कमीशन जोन सा है वो फर्दर 3 कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले तो एक आप लोगों को जैसे पता है वो नॉर्मल कमीशन जो होता है, नॉर्मल कमीशन जो सा वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ऑन सेल करना। ये तीनों जो कमीशंस होंगे ये सेल पे ही कैलकुलेट होंगे, लेकिन रीज़न क्या होती है, ये नॉर्मल कमीशन जो सा होता है फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स, यानी कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ये प्रोडक्ट की बेस के ऊपर होता है, प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। लेकिन जो सेकंड कमीशन है जिसे आप लोग डेल क्रेडिटर कमीशन कह सकते हो, डेल क्रेडिटर कमीशन ये तब पे किया जाता है बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी, कंसाइनर टू कंसाइनी ऑन बैड डेट्स। अब जैसे मैंने यहाँ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दी है कि कंसाइनी या एजेंट क्या करता है, एजेंट अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करता है। ये मैंने एजेंट यहाँ पर लिखा हुआ था, एजेंट जो सा ना ये सेल करेगा प्रोडक्ट्स किसको, कस्टमर को, ये इसने सेल करनी थी। अब ये सेल की बेस के ऊपर कस्टमर को ये जब चीज़ें बेचेगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एजेंट जो सा जब चीज़ें सेल आउट करवाए तो उसको जो उसका कस्टमर है वो पैसे पूरे ना अदा करे, यानी कि उसकी ये सेल जो सी है यहाँ पर बैड डेट्स इनकर हो जाए, बैड हो जाए ये सेल, इसके पैसे कंसाइनी को ना मिले। अब कंसाइनी ने तो जितनी भी सेल करनी है वो पैसा किसको वापस करना है, उसने वो कंसाइनर को पैसे देने हैं। लेकिन अगर कंसाइनी को ही पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कंसाइनर को कैसे देगा। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ना कंसाइनर क्या करता है, वो अपने कंसाइनी को थोड़ी सी लालच दे देता है। वो कहता है कि तुम मेरी सारी चीज़ें बेचो और तुम मुझसे ना एक्स्ट्रा कमीशन ले लो। एक्स्ट्रा कमीशन जिसको उसने नाम दिया होगा डेल क्रेडिटर कमीशन का, और वो डेल क्रेडिटर कमीशन तुम रख लो। उन पैसों के बदले अगर मेरी चीज़ बेची हुई का पैसा तुम्हें ना मिला तो वो नुकसान तुम बर्दाश्त करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा कमीशन इस नुकसान को बर्दाश्त करने पे कर रहा हूँ और उस कमीशन का नाम है डेल क्रेडिटर कमीशन। अगर मैं ये कंसाइनर ये अपने एजेंट को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं पे करता तो जितना भी बैड डेट्स का लॉस होगा वो अल्टीमेटली कंसाइनर को ही बियर करना पड़ेगा। कंसाइनर अपने आप को सिक्योर करने के लिए जो बैड डेट्स होंगे उनसे सिक्योर करने के लिए वो क्या करता है कि वो अपने का एजेंट को एक लालच के तौर पे एक कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन पे कर देता है। उस एक्स्ट्रा कमीशन का नाम मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है। उस एक्स्ट्रा कमीशन का नाम जो सा वो है डेल क्रेडिटर कमीशन। ये डेल क्रेडिटर कमीशन के बारे में आप लोगों को मैंने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे दिया। तीसरा कमीशन जो सा होता है वो आपका ओवर राइडिंग कमीशन होता है। ओवर राइडिंग कमीशन जो सा है वो हमेशा कंसाइनर पे करता है कंसाइनी को टू प्रमोट अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट। मार्केट के अंदर एक न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो कमीशन पे किया जाता है बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी, दैट इज़ नोन एज ओवरराइडिंग कमीशन। अब इसमें जब आप नॉर्मली क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपको जो भी कमीशन की परसेंटेज दी जाएगी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, एज़ यूजुअल जैसे आप लोग सेल के ऊपर कैलकुलेट करते हो। आपको फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि कमीशन जो सा वो 3% है एंड डेल क्रेडिटर कमीशन इज़
2.5%। तो आपने क्या करना है, इन दोनों कमीशन यानी कि 3% तो उसने नॉर्मली बताया है प्रोडक्ट की सेल के ऊपर, और 2.5 उसने डेलकुलेटर बोला है। तो आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो 3 + 2.5 कर लेना है। तो 3 + 2.5 आपके पास टोटल निकल आता है 5.5%। ये आपने कैलकुलेट कर लेना है ऑन दी वैल्यू ऑफ सेल्स। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आप लोगों के पास 1,50,000 रुपीज़ की सेल वो कह रहा है, तो आपने 1,50,000 के ऊपर 5.5% कैलकुलेशन कर लेनी है, तो वो आपके पास कमीशन की अमाउंट आ जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बात कर रही थी, डिस्कस कर रही थी डिफरेंट टर्म्स के बारे में। तो उन टर्म्स में सबसे पहली अगर मैं डिस्कस करूं तो वो है जी परफॉर्मा इनवाइस। व्हाट इज़ परफॉर्मा इनवाइस? परफॉर्मा इनवाइस जो सी होती है ना, वो आप रसीद को बोलते हो, रसीद कह दो, जो कि आप अपनी गुड्स के साथ सेंड करते हो। आपसे मुराद यहाँ पर कंसाइनर है। कंसाइनर क्या करता है, जब अपनी गुड्स को सेंड कर रहा होता है टू कंसाइनी, तो वो अपनी चीज़ों के साथ एक पीस ऑफ पेपर जनरेट करता है जिसके ऊपर मेंशन होता है कि आई एम सेंडिंग यू दीज टाइप ऑफ गुड्स, these टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स, और उसके बाद प्राइस ऑफ ईच गुड, प्रोडक्ट और कमोडिटी जो भी वो सेंड कर रहा होगा, ठीक है। पर यूनिट भी बता सकता है और टोटल लॉट की भी अमाउंट बता सकता है कि ये एक लॉट जो सी है मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इसमें इतने यूनिट्स हैं और टोटल कास्ट इसकी इतनी है, या फिर वो पर यूनिट भी बता सकता है कि एक यूनिट की इतनी कॉस्ट है और तुमने इस प्राइस के ऊपर इसे सेल करना है। मेरा तुम्हारे साथ जो एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें इतने % कमीशन पे करूँगा। डेलकुलेटर कमीशन अगर पे करेगा तो वो उसको भी क्लैरिफाई इसी परफॉर्मा इनवाइस के अंदर करके भेजेगा। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड डॉक्यूमेंट जनरेट होता है विच इज़ नोन एज दी सेल्स अकाउंट सेल। ये वाला जो परफॉर्मा इनवाइस है ये तो बनाता है कंसाइनर और ये कंसाइनी को सेंड करता है, लेकिन जो अकाउंट सेल है ना, इट इज़ ऑल्सो अ परफॉर्मा, एक रसीद टाइप चीज़ होती है अकाउंट सेल जो है। इसमें के अंदर क्या होता है, इसे कंसाइनी प्रिपेयर करता है। कंसाइनी यानी कि आपका एजेंट जो है वो प्रिपेयर करता है और किसको सेंड करता है, कंसाइनर को। किस टाइम पे सेंड करता है, जब वो उसकी कुछ प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर देता है या कुछ पोर्शन को वो सेल आउट कर देता है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ें रिटर्न फॉर्म में मेंशन होती हैं कि मैंने तुम्हारी चीज़ें जो सी हैं वो इस प्राइस के ऊपर सेल कर दी हैं, टोटल सेल प्राइस आपकी जितनी बनती है वो मेंशन की हुई होती है, फिर उसमें से वो लेस कर देता है जितने भी इसने खुद से एक्सपेंसेस पे किए होते हैं। यानी कि जब एक कंसाइनर अपनी प्रोडक्ट्स को कंसाइनी के पास भेजता है तो कंसाइनी जब उन प्रोडक्ट्स को रिसीव करता है तो उसी प्रोडक्ट के ऊपर वो खुद भी कुछ ना कुछ एक्सपेंस इनकर करता है। यानी कि उन चीज़ों को जब वो रिसीव करता है उनकी डिलीवरी, तो उसको अनलोड करने के चार्जेस, उसके बाद उन चीज़ों को स्टोर करने के, अपने गोडाउन में रखने के वो सारे चार्जेस, इसी तरह से चीज़ को प्रमोट करने के लिए उसने जो एडवर्टीज़मेंट वगैरह एक्सपेंसेस पे किए होंगे वो चार्जेस मेंशन किए होंगे। तो आपने क्या करना है, टोटल सेल में से उसकी एक्सपेंसेस पेड जितने भी होंगे उन्हें माइनस करके, ये अकाउंट सेल की बात कर रही हूँ, ये कंसाइनी प्रिपेयर करता है। कंसाइनी क्या करता है कि सेल प्राइस में से उसके एक्सपेंसेस जितने भी उसने अपनी पॉकेट से पे किए होते हैं उन्हें माइनस करता है, फिर जितनी नेट अमाउंट बचती है उसमें से वो अपना कमीशन भी डिडक्ट कर लेता है कि मैंने इतना कमीशन रिसीव करना था, मैं ये कमीशन अपने पास रख रहा हूँ, और बाकी की जो रकम है आई एम सेंडिंग दिस अमाउंट पेएबल आपके पास निकल आती है, अमाउंट पेएबल टू कंसाइनर, यानी कि मैन्युफैक्चरर को जितने पैसे पे करने हैं। अब ये पैसे जो से हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ चेक भी पे किए जा सकते हैं, यानी कि बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट की जा सकती है, बैंक ड्राफ्ट, और या फिर ये इन दी फॉर्म ऑफ कैश भी पेमेंट की जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि उनके दरमियान एग्रीमेंट कौन सा हुआ था, किस टाइप का एग्रीमेंट था इन चीज़ों की लेकर। ये दो जो परफॉर्मर्स वगैरह हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों को आ गई है तो नेक्स्ट मैं टर्म्स की तरफ चल रही हूँ। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो टर्म्स आती हैं उनमें क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो यही मोस्टली लिखी होती है गुड्स इनवाइस्ड। गुड्स इनवाइस्ड का मतलब है कि आपने गुड्स सेंड की हैं ऑन कंसाइनमेंट।
चीज़ें जो आपने कंसाइनमेंट पे भेजी हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है जी नॉर्मल लॉस। इसमें लॉस की भी टर्म को अंडरस्टैंड करना है। नॉर्मल लॉस आ जाता है और आपके पास एबनॉर्मल लॉस भी आ सकता है। नॉर्मल लॉस ड्यू टू नेचर, यानी कि प्रोडक्ट की नेचर ही ऐसी थी कि वो लॉस होना ही था। इस ऐसे लॉस को आप कह सकते हो अनअवॉइडेबल। और जबकि एबनॉर्मल लॉस जो सा है ये अवॉइडेबल होता है, यानी कि अगर आप चाहते तो आप इस लॉस को रोक सकते थे। सिंपल सी एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग दूंगी। नॉर्मल लॉस आप कह सकते हो जैसे कि इवेपोरेशन है। इवेपोरेट हो जाना किसी भी प्रोडक्ट का ये नेचुरल बात होता है और इस लॉस को आप रोक नहीं सकते। जबकि अब नॉर्मल लॉस आपके पास आ सकता है एक्सीडेंट वगैरह। अगर आपको पता है कि कोई रोड जो सी है वो बैड कंडीशन में है और आप अपनी प्रोडक्ट को जो सी लेके जा रहे हो फ्रिजाइल, यानी कि टूटने वाली है, शीशे की कोई प्रोडक्ट है, तो फिर आप उसको रोक सकते थे। आप उसके लिए अल्टरनेट रूट यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने उस रूट को यूज़ नहीं किया। तो ये लॉस जो सा ये आपकी अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है, यानी कि कंसाइनी की गलती की वजह से या कंसाइनर की गलती की वजह से। तो ऐसे लॉस को हम लोग फिर एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, जो कि अवॉइडेबल होता है, जिसे आप अवॉइड कर सकते थे। अब आगे चल के मैं आप लोगों के साथ इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जर्नल एंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगी। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सबसे पहले अपने माइंड में रखने होंगे एक स्टोरी की फॉर्म में, कि क्योंकि जैसे हम लोग एक स्टोरी की फॉर्म में ये क्वेश्चन चैप्टर या इस टॉपिक को क्लियर करेंगे तो आप लोगों के लिए याद रखना ये आसान हो जाएगा कि किस पॉइंट के बाद हमने किस पॉइंट की एंट्री पास करनी है।